चला एक विशाल कंट्रोल रूम की कल्पना कीजिए। एक ऐसा कंट्रोल रूम जहां से मतलब भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, सारे कारखाने और पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंट्रोल होता है। हाँ, और इस ग्रिड को हर दिन चालू रखने के लिए हमें लाखों बैरल तरल ईंधन चाहिए होता है। बिल्कुल, एक दिन भी इसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन इस पूरे सिस्टम की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? क्या? इस पूरे कंट्रोल रूम का जो मेन स्विच है ना, वो हमारे देश की सीमाओं के भीतर है ही नहीं, वो हजारों किलोमीटर दूर लगा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 34 से 37% हिस्सा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से पूरा करता है। और इसमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इस आपूर्ति का पूरे 90% हिस्सा हम आयात करते हैं। 90%? मतलब हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे। हम अप्रैल 2026 में अमन गोस्वामी द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र का विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत इस कमजोरी को दूर करने के लिए कच्चे तेल से हटकर एक रणनीतिक बायो इथेनॉल अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है। हाँ, और इस पूरी नीतिगत शिफ्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस 90% आयात निर्भरता के मैक्रो इकोनॉमिक प्रभावों को देखना होगा। बिल्कुल, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी प्राथमिक ऊर्जा के लिए बाहरी सप्लाई पर इतनी ज्यादा निर्भर होती है ना, तो वैश्विक बाजार में होने वाली छोटी सी हलचल भी घरेलू स्तर पर भूकंप ला सकती है। मतलब कोई भी भू राजनीतिक तनाव हुआ और सीधा असर यहाँ। एकदम सही कहा। उदाहरण के लिए जब भी पश्चिम एशिया में कोई तनाव बढ़ता है या हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे अहम समुद्री रास्तों पर कोई सैन्य गतिरोध होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से उछल जाती हैं। और इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है। ये ऐसा है जैसे भारत की ऊर्जा का स्विच किसी और के घर में लगा हो। जब भी बाहर कोई भू राजनीतिक हवा चलती है, हमारी अर्थव्यवस्था की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। बहुत अच्छी उपमा दी आपने। और ये असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, ये ना एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। मतलब एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। हाँ, और अगर सरकार घरेलू महंगाई को रोकने के लिए खुदरा कीमतों को नहीं बढ़ने देती, तो जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनकी बैलेंस शीट पूरी तरह से बिगड़ने लगती हैं। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिसे अंडर रिकवरी कहते हैं, राइट? जी, और यहीं से अर्थव्यवस्था के गहरे घाव दिखने शुरू होते हैं। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करना या सरकारी खजाने से सब्सिडी देना, मतलब ये सब सिर्फ एक बैंडेड लगाने जैसा है। हाँ, ये असली इलाज नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तेल आयात के लिए हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तेजी से बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है, जिससे रुपए की कीमत गिरने लगती है। और रुपया कमजोर होगा तो आयात और भी महंगा हो जाएगा। ये तो एक पूरा दुष्चक्र है। हाँ, और इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र वास्तविक समाधान है घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। और यहीं पर बायो इथेनॉल एक छुपे हुए रत्न की तरह सामने आता है। मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। हम जानते हैं कि ये पौधों से उनके स्टार्च के किण्वन या फर्मेंटेशन से बनता है। हाँ, सदियों से पता है हमें ये। लेकिन गोस्वामी का शोध जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है, वो है इसका एक बहुमुखी ईंधन के रूप में उभरना। 2014 के बाद से इसके उत्पादन में 20 गुना की वृद्धि हुई है। 20 गुना? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और हमने पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इथेनॉल जीवाश्म ईंधन की तुलना में 90% अधिक स्वच्छ जलता है। वो इसलिए ना क्योंकि इथेनॉल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मौजूद होती है। बिल्कुल सही। जिससे इंजन के भीतर ईंधन का पूरा दहन होता है। कोई धुआं नहीं, कोई राख नहीं। और इसके अलावा इथेनॉल पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग को भी बढ़ाता है, जिससे इंजन की कार्यक्षमता काफी बेहतर हो जाती है। लेकिन इस शोध का जो सबसे आकर्षक पहलू है, वो ये है कि इथेनॉल अब सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। मतलब ये और भी जगह इस्तेमाल हो रहा है? जी, अगर हम विमानन या समुद्री परिवहन को देखें, जहां बैटरी या इलेक्ट्रिक वाहन काम नहीं कर सकते, वहां अल्कोहल टू जेट तकनीक सामने आ रही है। वेट, सच में? मतलब हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी इथेनॉल? ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, इस तकनीक से इथेनॉल को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या SAF में बदला जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एयरलाइंस को अपने विमानों के इंजन में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता। वाह, ये तो सीधा ड्रॉप इन फ्यूल हो गया। बिल्कुल। और समुद्री जहाजों के लिए भी इसे ई-मेथनॉल में बदलने की बात की जा रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में है। अच्छा, पेट्रोकेमिकल्स में कैसे? देखिए, प्लास्टिक, पैकेजिंग, पाइप्स, ये सब कच्चे तेल से बनते हैं। लेकिन गोस्वामी का शोध बताता है कि जब आप इथेनॉल से पानी का एक अणु निकाल देते हैं तो आपको एथिलीन मिलता है। एथिलीन, वो तो आधुनिक रसायन उद्योग का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एकदम सही। एक बार एथिलीन मिल गया तो आप पॉलीएस्टर, पानी की प्लास्टिक बोतलें और पैकेजिंग के लिए एचडीपी जैसे रसायन बना सकते हैं। अरे वाह, ये तो मतलब एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह काम कर रहा है, गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज और प्लास्टिक की बोतलों तक। हाँ, और यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कार्बन के स्रोत का। कच्चे तेल का कार्बन जमीन के नीचे लाखों सालों से दबा था। हम उससे निकालकर वायुमंडल में नया कार्बन जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन इथेनॉल से बने प्लास्टिक का कार्बन तो वो है जो गन्ने या मक्के के पौधों ने अभी हाल ही में सोखा था। जमीन के नीचे के कार्बन चक्र से बाहर निकल रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। लेकिन इस पूरी क्षमता को पूरे देश में लागू कैसे किया जाए? कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहीं पर राष्ट्रीय बायो इथेनॉल मिशन या NBEM की भूमिका अहम हो जाती है। इसका लक्ष्य 2030 तक ब्लेंडिंग को बढ़ाकर E30 और E85 तक ले जाना है। और इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI भी तो दिए जा रहे हैं ना? हाँ, लेकिन ये इंसेंटिव सिर्फ उत्पादन पर नहीं है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी ला रहे हैं। ये एक स्मार्ट पॉलिसी है। लेकिन एक मिनट, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है यहाँ। पूछिए। अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा मांग के लिए गन्ना और मक्का उगाने लगेंगे तो फूड बनाम फ्यूल की समस्या खड़ी नहीं हो जाएगी? मतलब क्या इससे हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तीखा सवाल है और नीति निर्माताओं के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रही है। इसी के समाधान के रूप में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल यानी 2G इथेनॉल को आगे लाया जा रहा है। 2G इथेनॉल, ये गन्ने और मक्के से अलग कैसे है? देखिए, 2G इथेनॉल उन चीजों से बनता है जिन्हें हम इंसान नहीं खाते, जैसे कृषि अवशेष, पराली, गन्ने की खोई या लकड़ी का कचरा। अच्छा, मतलब जो कचरा अमूमन जला दिया जाता है। बिल्कुल। अगर हम उस कचरे को इथेनॉल में बदल सकें तो खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, 2G तकनीक कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इसके जो एंजाइम्स होते हैं और जो प्री ट्रीटमेंट प्रक्रिया है वो तो बहुत महंगी होती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 2G तकनीक की व्यावसायिक लागत हमेशा से एक बड़ी बाधा रही है। इसीलिए NBEM के तहत जो PLI स्कीम है वो 2G रिफाइनरियों को बहुत ज्यादा वित्तीय सपोर्ट दे रही है, ताकि उनकी शुरुआती लागत कम हो सके। मतलब अगर किसी साल अनाज की पैदावार कम होती है तो सरकार इथेनॉल के लिए अनाज के उपयोग पर तुरंत रोक लगा सकती है। तो ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। पर अगर हम उत्पादन से आगे बढ़कर खपत की बात करें तो E85 जैसे ईंधन हम अपनी आज की गाड़ियों में तो नहीं डाल सकते ना? बिल्कुल नहीं। इथेनॉल रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को खराब कर सकता है, इसलिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाना एक अलग ही चुनौती है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? भारत सरकार ने सभी नए वाहनों के लिए E20 अनुकूलता अनिवार्य कर दी है और ऑटोमोबाइल कंपनियों को फ्लेक्स फ्यूल तकनीक अपनाने के लिए वित्तीय छूट दी जा रही है। ब्राजील ने ये बहुत सफलतापूर्वक किया है। लेकिन ब्राजील और भारत में तो बहुत फर्क है। सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सिरदर्द तो इथेनॉल का परिवहन है। मैंने सुना है कि ये हवा से नमी सोख लेता है। हाँ, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका मतलब है कि हम इसे सामान्य पाइपलाइनों से नहीं भेज सकते। अगर जरा सा भी पानी मिल गया तो ईंधन बर्बाद। तो फिर इसे पूरे देश में ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ट्रकों से भेजना तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसी लॉजिस्टिक चुनौती को हल करने के लिए डिस्टिलरीज के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया है। मतलब प्लांट्स को अलग अलग जगह लगाना। जी, विचार ये है कि कचरे और मक्के पर आधारित प्लांट्स को सीधे खपत केंद्रों और रिफाइनरियों के पास लगाया जाए। इससे परिवहन की दूरी कम होगी और कार्बन फुटप्रिंट भी घटेगा। कार्बन फुटप्रिंट से मुझे एक और बात याद आई। अगर हम ट्रैक्टर में डीजल जलाकर गन्ना उगा रहे हैं और फिर कोयले वाली बिजली से उसे प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या अंतिम उत्पाद सच में ग्रीन कहलाएगा? ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसीलिए कागजी दावों से बचने के लिए भारत ग्रीन इथेनॉल मानक या IGES लागू कर रहा है। ये IGES काम कैसे करता है? ये एक डिजिटल MRV फ्रेमवर्क है। जी। इसमें सैटेलाइट इमेजरी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का इस्तेमाल होता है। मतलब सैटेलाइट्स का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जा रहा है कि कच्चा माल कहाँ से आ रहा है? सच में? बिल्कुल।
सैटेलाइट्स ये ट्रैक करते हैं कि किस खेत में क्या उगाया गया था और क्या वहां फसल अवशेष जलाए गए या नहीं। और फिर जब वो बायोमास रिफाइनरी पहुंचता है तो आईओटी सेंसर्स काम में आते हैं। हाँ, वो रियल टाइम डेटा इकट्ठा करते हैं कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कितनी बिजली और कितना पानी लगा। इस पूरे डेटा को ब्लॉकचेन पर डालकर एक पारदर्शी रिपोर्ट तैयार की जाती है। वाह, ये तो पूरी तरह से एक फूल प्रूफ सिस्टम लग रहा है। मतलब हर एक बूंद का हिसाब रखा जा रहा है। और पता है इस सब के केंद्र में कौन है? कौन? हमारे किसान। ये मिशन कच्चे माल की आपूर्ति को न्यूनतम समर्थन मूल्य से जोड़ रहा है और कार्बन आय का नया रास्ता खोल रहा है। हाँ, कार्बन आय, ये कैसे काम करता है? उसे मापा जा सकता है। उस कार्बन क्रेडिट को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसका एक हिस्सा सीधे किसान को जाएगा। ये तो कमाल है। मतलब भारत सिर्फ प्रदूषण ही कम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। ये एक पूरी सर्कुलर बायो इकोनॉमी बन रही है। बिल्कुल। कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन और अब ये बायो इथेनॉल मिशन, ये सब मिलकर भारत को आयात पर निर्भरता से आजादी दिला रहे हैं। तो आज की इस चर्चा से एक बहुत ही गहरी बात उभर कर सामने आती है। दशकों से, बल्कि पूरी पिछली सदी से, दुनिया की भू राजनीति और ताकत का संतुलन उन देशों के हाथ में रहा है जिनके पास जमीन के नीचे तेल के कुएं हैं। सही बात है। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, जब भविष्य का ईंधन किसी रेगिस्तान के नीचे से नहीं बल्कि सीधे हमारे किसानों के खेतों में उगेगा, तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक नई ऊर्जा नीति है या फिर दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए पलटने की एक शुरुआत? मैं कहूंगी कि ये यकीनन एक नए युग की शुरुआत है, जहां ऊर्जा शक्ति जमीन के नीचे से उठकर जमीन के ऊपर आ गई है। बिल्कुल। जिस कंट्रोल रूम और मेन स्विच की हमने शुरुआत में बात की थी, वो स्विच अब धीरे धीरे हमारे अपने हाथों में, हमारे देश के अंदर वापस आ रहा है। एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में कदम है ये। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके भविष्य को आकार देगा, इसलिए इस पर सोचना और विचार करना जरूरी है। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।